हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अली बाबा क्लासेज में। और आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। और आज का मेरा एक जो टॉपिक है ये किसी कक्षा विशेष से संबंध नहीं रखता है, बल्कि जितनी भी कक्षाएं हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जहाँ हम सामाजिक ज्ञान का अध्ययन शुरू करते हैं, उसके साथ ही बीए, एमए और यहाँ तक कि कंपटीशन रीट वगैरह की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आज के मेरे टॉपिक का नाम है भारत भारत की स्थिति व विस्तार। दूसरा, इसी में हम पढ़ेंगे राजस्थान, इसकी स्थिति व विस्तार। तो बच्चों, भारत की स्थिति और विस्तार, दो शब्दों का अर्थ समझना है। पहले तो हमें स्थिति और विस्तार क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं स्थिति की। तो स्थिति क्या है? स्थिति किसी स्थान विशेष को बताने के लिए हम उसके आसपास किसी ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जिसके आधार पर उसकी हम सिचुएशन बताते हैं कि ये फला जगह पे है। या ये उसके, मैं किसी घर की बात करूं मान लीजिए, तो मैं किसी घर के बारे में ये कहूँगा कि मेरा घर उस टावर के सामने है, या उस पड़ोस के सामने है, या किसी महत्वपूर्ण या किसी प्रसिद्ध चीज़ का नाम उसको दर्शाने के लिए हम बताएंगे। उसकी सही सही स्थिति बताने के लिए हम कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु लेंगे जिससे सब परिचित हों, या जिस व्यक्ति को हम बता रहे हैं उसकी उस जगह की स्थिति, उसके बारे में वो जानता हो, उस जानी पहचानी वस्तु के बारे में। तो फिर हम उसके पास जिस अनजान जगह की वो पूछ रहा है उसका परिचय उसके आधार पर हम दे देते हैं। कि मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरा घर पोस्ट ऑफिस के पास है, तो मेरे घर की स्थिति कहाँ हो गई? पोस्ट ऑफिस के पास। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हर क्षेत्र के लिए कोई ना कोई स्थिति बताने के लिए कोई ना कोई पहचान ली जाती है। अब भारत की स्थिति बताने के लिए, तो भारत की स्थिति बताने के लिए भी कुछ ना कुछ लिया जाता है, क्योंकि भारत पूरे विश्व में 200 से अधिक देश हैं, और 200 से अधिक देशों में हमारे भारत की स्थिति जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्थिति कहाँ है। तो भारत की स्थिति जानने से पहले मैं आपको विश्व के नक्शे से थोड़ा परिचित करा देता हूँ। देखिए बच्चों, पूरी पृथ्वी जो है वो गोल है। मैंने जो आकृति बनाई है वो गोल नहीं है, ये वास्तव में वृत्ताकार है। तो फिर गोल क्या होती है? गोलाकृति से आप क्या समझते हैं? गोलाकार आकृति वह आकृति है जो त्रिविमीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल जो वस्तुएं होती हैं वो गोलाकार कहेंगे उनको। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप गेंद, या आप जो कंचे खेलते हैं वो कंचे, सेब है या अनार है, जो फल हैं वो भी थोड़ा एकदम गोल तो नहीं होते, लेकिन त्रिविमीय जरूर होते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए हमें ऐसे उदाहरण लेने पड़ रहे हैं कि पृथ्वी वास्तव में है कैसी। बिल्कुल गेंद जैसी है, गोलाकार है। कैसी है पृथ्वी? गोलाकार। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, सर अगर पृथ्वी गोलाकार है, गेंद जैसी है, तो सर हम इसमें रहते कहाँ हैं? तो सीधा सा सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल है, लेकिन उत्तर तो सब बाहर रहते हैं या अंदर रहते हैं? ये पृथ्वी गेंद के समान है, तो इसमें हम अंदर रहते हैं बाहर रहते हैं? तो बच्चों हम इसके बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के बाहर वाली सतह। और क्योंकि ये गोलाकार है तो पूरी गेंद की जितनी भी सतह है उस पूरी सतह पे हम कहीं भी रह सकते हैं, बाहरी सतह पे। तो पृथ्वी
की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी पे जो विश्व है वो स्थित है, विश्व के पूरे महाद्वीप स्थित हैं। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और 4 महत्वपूर्ण महासागर हैं। बहुत सी पुस्तकों में 5 महासागर दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में महासागर कितने? 4। तो 7 महाद्वीप और 4 महासागर। अब बात करते हैं महाद्वीप और महासागरों की। कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से महासागर हैं? तो गोलाकार पृथ्वी पे, गोलाकार पृथ्वी को इस पे नक्शे पे दर्शाना संभव नहीं है गोलाकार को, इसलिए हम वृत्ताकार रूप में इसमें दिखाते हैं पृथ्वी को। और जब पुस्तकों में जब हम नक्शे देखते हैं तो वास्तव में वो चौकोर दिखाए जाते हैं। तो इस पृथ्वी का वास्तविक रूप ग्लोब के रूप में दिखाया जाता है। किसके रूप में दिखेंगे? ग्लोब में। ग्लोब जो होता है पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। ग्लोब बिल्कुल गेंद की तरह होता है, एकदम गोल, तो वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। लेकिन जो पुस्तकों में आपके मानचित्र बने होते हैं विश्व के, वो चौकोर होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे? वो उसी गोलाकार सतह को एक तरफ से काट के और जब फैला लिया जाए तो उस पर जो नक्शा बनता है वो द्विमीय होता है, ना कि त्रिविमीय। यानी उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसकी ऊंचाई या गहराई नहीं होती। तो विश्व के नक्शे को कुछ इस तरह से दिखा जाता है। मैं केवल रेखा चित्र बना रहा हूँ, वास्तविक नक्शा बनाना मेरे लिए संभव नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए। ये महाद्वीप, जिसमें ये एशिया महाद्वीप, इधर ये यूरोप महाद्वीप, यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये बचा अफ्रीका। और एक पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव का एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो इस तरह से विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ये भारत की स्थिति है एशिया महाद्वीप में। तो अभी हम स्थिति की बात कर रहे थे। ये कौन सा है? ये भारत है। तो भारत की स्थिति क्लियर हुई, कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। तो सर एशिया महाद्वीप में तो बहुत सारे देश हैं, फिर हम कैसे पता चलाएंगे कि भारत इस जगह पे? तो इसके लिए विश्व में कुछ रेखाओं की कल्पना की गई है, उन पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल महासागर और देख लेते हैं। देखिए, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इन चारों के बीच में अंध महासागर स्थित है। कौन सा महासागर है? अंध। इसी को अंग्रेजी में एटलांटिक भी कहा जाता है। इधर भारत के ठीक नीचे यहाँ ये हिंद महासागर स्थित है। इधर ये प्रशांत और इधर भी प्रशांत। तो क्या प्रशांत महासागर 2 होते हैं? नहीं, प्रशांत महासागर एक ही है। ये जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, अगर ये लचीला हो और उसके में इसको गोल करके इस वाले सिरे को इस वाले से सिरे से मिला दूं तो ये प्रशांत महासागर दोनों मिल जाएंगे। यानी ये प्रशांत महासागर एक ही है, ये इसके दोनों तरफ मुझे दिखाना
पड़ रहा है क्योंकि मैंने बीच में से इस पृथ्वी को काट के और दिखाया है। तो इस तरह से एक महासागर, दो महासागर, तीन महासागर और सबसे ऊपर जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। ठीक, ये 4 महासागर हो गए और 7 महाद्वीप हो गए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से विश्व के सागर हुए, महासागर हुए। यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका और एशिया यूरोप के बीच में यहाँ ये सागर है, महासागर नहीं है, सागर है, भूमध्य सागर। तो ये देखिए महाद्वीप की परिभाषा है कि ये बड़ा, बहुत बड़ा भूभाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीप। तो उस हिसाब से तो ये पूरा एक ही भूभाग है, तो ये एक ही महाद्वीप होना चाहिए। वास्तव में ये एक ही महाद्वीप है, यूरेशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में, यूरोप और एशिया दोनों से मिलकर यूरेशिया बना है। यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्रों की संस्कृति अलग होने के कारण और इन दोनों भूभागों में लंबे समय तक कटाव रहने के कारण, कोई जुड़ाव नहीं होने के कारण यहाँ की संस्कृतियों में काफी अंतर पाया जाता है। और इन दोनों भूभागों को कुछ बाधाएं हैं दोनों के बीच में जो इनको पृथक रखती हैं। यहाँ एक पर्वत है, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। इधर यूराल पर्वत के नीचे ही एक सागर है, कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से थोड़ा आगे और भूमध्य सागर के पास में ही यहाँ है काला सागर। तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर, ये तीनों मिलके यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो इस तरह से यूरोप और एशिया दो महाद्वीप बन गए। वास्तव में ये एक ही महाद्वीप यूरेशिया है। तो इस तरह से विश्व में कुल महाद्वीप 7। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा और एशिया सबसे बड़ा। भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। अगर विश्व में देशों की बात की जाए तो विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस। कौन से महाद्वीप में है सर रूस? सामने है आपके, देखिए जरा कौन से महाद्वीप में। रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। एशिया महाद्वीप में भी है कुछ भाग, कुछ भाग यूरोप में भी है। रूस की राजधानी मॉस्को वो यूरोप में है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा यूरोप, इसका रूस का कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश, वो 2 महाद्वीपों में स्थित है। तो ये हो गई स्थिति भारत की कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो सर यहाँ स्थिति की हम बात कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप में स्थिति की पता चल रहा है हमें, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा बिंदु होना चाहिए जिसके आधार पर हम हर देश की स्थिति का पता लगा सकें बिना किसी पहचान के, बिना उसके अड़ोस पड़ोस को देखे। कोई तो स्थिति के लिए कोई जरिया होगा। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कैसे स्थिति कहाँ किसे जाता है। वास्तव में हमें स्थिति में किस चीज का अध्ययन करना है। तो स्थिति पे बात करते हैं। वर्तमान में माफ करना, थोड़ी देर के लिए बाधा उत्पन्न हो गई थी, पेन गिर गया था हाथ से और चूंकि पैर में लगी हुई है
और पैर की वजह से, पैर में फ्रैक्चर की वजह से मैं बैठ के ही पढ़ा रहा हूँ। खड़ा होकर पढ़ाने में मुझे समस्या है, और थोड़ा सा कसरत करनी पड़ी पेन को उठाने के लिए। तो बात करते हैं आगे हम स्थिति की। तो देखिए, स्थिति अगर आपसे पूछा जाए, इसका मतलब आपसे वो दो चीज़ें पूछ रहा है, अक्षांश व देशांतर। अक्षांश और देशांतर, स्थिति के संदर्भ में अक्षांश और देशांतरों को ही पूछता है एग्जामिनर। तो अक्षांश और देशांतर क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक। काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो वास्तव में है ही नहीं कहीं। तो फिर सर होने की भी बात कर रहे हैं और नहीं होने की भी बात कर रहे हैं, दोनों बातें कैसे? काल्पनिक रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो हमारे दिमाग की उपज होती हैं। हम अपनी सुविधा के लिए इनकी सिर्फ कल्पना करते हैं। मैं टॉर्च लेके घूमा, पूरी दुनिया में घूमा, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसी रेखा दिखाई नहीं दी। कौन सी रेखा है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं जो हमारे दिमाग की कल्पना की उपज होती हैं, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाएं। आगे बात करते हैं। तो ये होती क्या है? वास्तव में पूरी पृथ्वी पर हर देश की वास्तविक स्थिति निरूपित करने के लिए कुछ ऐसी समस्याएं आती थी, जैसे समय वगैरह की समस्याएं आती थी कि समय कैसे निर्धारित किया जाए। अलग अलग देशों में कहीं दिन है, कहीं रात है, या फिर उनकी स्थिति में कैसे पता लगाया जाए कि वो कहीं धूप है, कहीं बरसात है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इनकी निश्चित कोई ऐसी कल्पना की जाए, कुछ ऐसी रेखाओं की जिससे हम पता लगा सकें कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे बरस भर सर्दी पड़ती है। तो ऐसी रेखाओं की कल्पना की गई। तो दो तरह की रेखाएं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो, पहले तो मैं पृथ्वी को बीचों बीच में एक रेखा खींच देता हूँ, फिर हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। इधर जो दिशा हो हमेशा दिखाई जाती है वो कौन सी दिशा? उत्तर। और इधर जो दिशा दिखाई जाती है वो दक्षिण। उत्तर दक्षिण। तो ऊपर हमेशा आप जब भी नक्शा बनाते हो, या आपकी पुस्तकों में जो नक्शा बना आता है, या फिर जो पेपरों में नक्शा आएगा, वो हमेशा ऊपर कौन सी दिशा दिखाएगा? उत्तर दिशा। क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आप चाहें तो नीचे की तरफ उत्तर दिखा दो भारत का नक्शा, फिर आपको उल्टा बनाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को नीचे दिखाना पड़ेगा उत्तर दिखा के, और श्रीलंका भारत के ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो वो हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम ऊपर जम्मू कश्मीर को ही दिखाते हैं और ऊपर उत्तर दिशा दिखाते हैं। तो उत्तर और दक्षिण। फिर मेरे दाएं हाथ की तरफ इधर होती है पूर्व, और इधर होती है पश्चिम। अभी मैं इधर की तरफ बोर्ड है, अगर बोर्ड सामने हो तो पूरब इधर होगी और पश्चिम इधर। उल्टी दिशा भी उल्टी हो जाएगी जब इसकी मुंह बदल गया तो ये स्थिति है। अब देखिए, पृथ्वी को अगर हम बीच में से काट दें तो पृथ्वी कैसे आकार की है? गोलाकार। किस आकार की है? गोला। और ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो अर्ध कहलाएगा या आधा कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अर्ध या आधा हिस्सा। तो अर्ध गोला या आधा गोला। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बन जाता है गोलार्ध, यानी आधा गोला। तो देखो बच्चों, ऊपर चूंकि ये उत्तर दिशा है, इसलिए ऊपर का हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोला, और नीचे का हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोला। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? कोई दिक्कत? उत्तरी दिशा में होने के कारण इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। गोला प्लस अर्ध गोला, यानी पृथ्वी गोलाकार है तो गोला कह दिया, और आधा गोला, दोनों मिलके बन गए गोलार्ध। तो उत्तर दिशा में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी दिशा में दक्षिणी गोलार्ध। इसी में अब पृथ्वी को मैं मान लीजिए इस तरह काटूं,
यूं ना काट के इस तरह से काटता हूँ, तो ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ये दिशा हो गई। अब चूंकि इधर वाला आधा गोला ये भी गोलार्ध होगा, ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से पृथ्वी को कुल 4 गोलार्धों में बांटा जा सकता है। ठीक, अब बात कर रहे थे हम, ये दिशाओं की बात हो गई, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों गोलार्ध मैंने क्लियर कर दिए हैं। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी, उधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह से पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांट सकते हैं। ठीक, ये उत्तरी, इसी में हम चारों गोलार्ध दिखा सकते हैं। देखिए, ये ऊपर का और नीचे का अगर मैं हिस्सा करूं, बीच में ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको न्यों ना काट के न्यों काट दूं तो उधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो गोलार्धों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ मैं बना रहा हूँ कुछ रेखाएं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, एक ये। अब देखिए, ये जो रेखाएं मैंने बनाई हैं, ये जा रही हैं पूरब से शुरू हो रही हैं और पश्चिम में खत्म हो रही हैं। पूरब से शुरू, पश्चिम में खत्म, या पश्चिम से शुरू, पूरब में खत्म। तो पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखाएं ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा के लिए किसी दिन मैं अलग से टॉपिक लूंगा और उसमें पूरा विस्तार से समझाऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि पृथ्वी पे ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं बनी होती हैं, इनमें से पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और उत्तर से दक्षिण जाने वाली जो रेखाएं हैं, ये कहलाती हैं देशांतर। ये वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर। यही तो रोड़ा है सर, ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सी तो अक्षांश है और कौन सी देशांतर। तो ध्यान रखें, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है। देखिए, ये काफी दूर है हर जगह से। क्रमागत अक्षांश रेखाएं, कोई भी अक्षांश रेखा आपस में एक दूसरे को छूती नहीं है, काटती नहीं है, और ये पूरब से पश्चिम को जाती हैं। उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेखाएं देखिए, ये देशांतर हैं। क्या है? देशांतर। लेकिन ये बदल गई हैं, इनमें बदलाव है, ये इससे थोड़ा सा विपरीत स्वभाव की हैं। ये कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं देखिए, उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई और बीच में भूमध्य रेखा, बीच में जो रेखा थी भूमध्य रेखा कहलाती है। भू माने पृथ्वी और मध्य माने बीच। तो पृथ्वी के बीचों बीच पूरब से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है और ध्रुवों पे जाके ये सभी मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिल जाती है। क्या होता है? ध्रुवों पे ये मिल जाती है। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। तो ये अंतर है, अक्षांश रेखाएं कहीं भी मिलती नहीं है, जबकि देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? ध्रुवों पे मिल जाती हैं। पहली। दूसरा अंतर ये है कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम जाती हैं और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण जाती हैं। ठीक। तीसरा अंतर यह है कि अक्षांश रेखाएं, दो क्रमागत अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह, चाहे इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111। कहीं से भी नाप लेना, यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो, हर जगह इनके, यहाँ भी 111, यहाँ भी। इससे और इसके बीच में दूरी भी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। तो इस तरह से अक्षांश और रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह परस्पर समानांतर यानी समान होती है, जबकि देशांतर रेखाओं में देखिए काफी अंतर है। यहाँ ध्रुवों पे दूरी बिल्कुल शून्य, बिल्कुल भिड़ गई, और
जैसे जैसे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा पे इनकी चौड़ाई, इन दोनों के बीच की दूरी अधिकतम, दो क्रमागत के बीच की दूरी अधिकतम, और जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं दक्षिण की तरफ, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, फिर से कम होती जाती है। तो दक्षिण ध्रुव पे ये सारी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं, सारी जितनी भी देशांतर रेखाएं वो मिल जाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 180 अक्षांश, और देशांतर कितने, 360। देशांतर 360 होते हैं और अक्षांश 180 होते हैं। अलग अलग पुस्तकें अलग अलग कहेंगी, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि 90 रेखाएं ऊपर और 90 नीचे होती हैं। ऊपर की रेखाएं चूंकि इस भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर दिशा है, तो ये जितने भी अक्षांश भूमध्य रेखा से ऊपर है, इन सभी को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और नीचे वाले रेखाओं को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे एक रेखा 23.5 डिग्री होती है उत्तरी दिशा में, और दक्षिणी दिशा में भी एक रेखा 23.5 डिग्री होती है, जिससे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं इसको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो उत्तर दिशा में जो 23.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकर रेखा। गौर करें, फिर से यहाँ अलग से बना रहा हूँ, ये भूमध्य रेखा, बीच की रेखा भूमध्य, इसी को विषुवत, इसी को 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। क्या है, इसको उत्तर या दक्षिण कहेंगे, नहीं, इसको उत्तर या दक्षिण नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं के बीचों बीच में है, इसलिए इसका तय नहीं है कि ये उत्तर या दक्षिण है, इसलिए इसके आगे केवल क्या लिखेंगे, 0 डिग्री अक्षांश। तो भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और अंग्रेजी शब्द भी आ जाता है कई बार, अंग्रेजी में इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। तो इस तरह से इसके कई नाम हो गए। ये हो गई भूमध्य रेखा। ऊपर के जो अक्षांश है इनमें 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री या 23 डिग्री, 23 सही, 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्क। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्या कह दिया हमने, कर्क और मकर रेखा। ये जो रेखा उत्तर से दक्षिण को जा रही है बीचों बीच, इसको हम ग्रीनविच रेखा, ये देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर भी इसको कहते हैं, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर। और तीसरा इसका नाम है प्रधान, गौर से सुनना, प्रधान यामयोत्तर। हाँ, फिर से नाम लिख रहा हूं मैं पूरा, प्रधान यामयोत्तर, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, अथवा प्रधान यामयोत्तर रेखा के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये हुई कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा की बात। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इनकी बात है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूजन हो जाती है कि अक्षांश को कैसे याद रखें और देशांतर को कैसे याद रखें। तो केवल याद करने के मकसद से मैं बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। अगर इसको पेपर में कहीं लिखित पेपर आ जाए तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको पेपर में मत लिख देना। पेपर में तो तथ्य ही लिखे जाएंगे, जो वास्तविक परिभाषा है वही लिखी जाएगी।
तो देखिए कैसे याद करते हैं अक्षांश और देशांतर को। देखिए आपने अगर आलू की चिप्स काटी हो, की चिप्स, आलू की चिप्स कटते हुए देखी हो तो इसी तरह कटती हैं, ऐसे ही कटती है ना। तो ये क्या कहलाएंगी, अक्षांश। ए से आलू लिख देते हैं हम और ए से अक्षांश ही लिख देते हैं, आलू चिप्स। फिर देशांतर सर, देखिए देशांतर वो रेखाएं हैं कैसे बन रही हैं, देशांतर रेखाएं ये नारंगी या संतरे की जो फांकें होती हैं उनके जैसी दिखाई देती